ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ईरान इजराइल संघर्ष को आज 12 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध में सीज फायर के दावे हो रहे हैं। 12 दिन के बारूदी विध्वंस का पूरा विश्लेषण हम आज करने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि इस जंग में कौन जीता और कौन हारा। ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया। तेहरान दावा कर रहा है कि उसने युद्ध विराम को मजबूर किया है। आज खामेनेई खुश क्यों हैं, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज देश में जाति वाली जंग का चैप्टर भी हम आपके लिए खोलेंगे। यूपी से ओडिशा तक जाति के नाम पर इंसान के साथ जानवरों जैसे बर्ताव की 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सवाल पूछेंगे कि क्या यादव होकर कथा करना कोई गुनाह है। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप दिखेंगे स्पेशल रिपोर्ट सीज फायर का सिकंदर। लेकिन शुरुआत ईरान इजराइल के बारूदी विध्वंस के साथ करते हैं। अगर आप बीते 12 दिनों से ईरान इजराइल संघर्ष को लगातार देख रहे हैं, अगर आप ईरान इजराइल टकराव को लेकर जानकारी रखते हैं, तो 23-24 जून की दरमियानी रात से लेकर अब तक इस जंग को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि मिडिल ईस्ट के इस रण में आखिर चल क्या रहा है। क्या ईरान इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध विराम हो चुका है? क्या सीज फायर की घोषणा के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया है? क्यों इजराइल कह रहा है कि ईरान की तरफ से सीज फायर के बाद मिसाइल दागी गई? क्यों ईरान ने सीज फायर के बाद हमले की बात से इनकार किया है? सवाल यहां यह भी है कि सीज फायर हुआ तो कैसे हुआ और किसकी शर्तों पर हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 दिन के बारूदी विध्वंस के बाद कौन जीता और कौन हार गया? अगले आधे घंटे में हम आपके जहन में चल रहे इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कल रात से लेकर अब तक मिडिल ईस्ट के इस मोर्चे पर क्या क्या हुआ है। 23-24 की दरमियानी रात ईरान ने कतर में अमेरिकी सेना के अल उदैद बेस पर हमले किए। कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर सीज फायर की जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए दोनों देशों को धन्यवाद दिया। 24 जून को इजराइल ने दावा किया कि सीज फायर के बाद ईरान ने फिर हमला किया है। इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा कि ईरान की तरफ से युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन हुआ है और पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान ने सीज फायर के बाद इजराइल पर हमले की बात से इनकार किया। ईरान ने दावा किया कि इजराइल को एक तरफा युद्ध विराम के लिए मजबूर किया गया। तो वहीं शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इजराइल दोनों ने सीज फायर तोड़ा है। बीती रात से लेकर अब तक इस युद्ध की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान इंतकाम लेगा, इसकी आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी। 23-24 जून की दरमियानी रात यह आशंका सही साबित हुई। तेहरान की तरफ से अचानक कतर में अमेरिका के अल उदैद सैन्य बेस पर अटैक कर दिया गया। ईरान की तरफ से बेस पर एक के बाद एक 13 मिसाइल दागी गई। हालांकि दावा किया गया कि 12 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई हैं और सिर्फ एक मिसाइल को खाली जगह गिरने दिया गया। इस हमले में बेस पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हमले ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। ईरान के सहयोगी कतर ने हमले की कड़ी निंदा की। यह हमला कतर देश की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। यह अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों के विपरीत है
और अंतर्राष्ट्रीय वैधता और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आक्रमण है। इसके बाद सबको लगा कि अब अमेरिका बड़ा पलटवार करेगा और यहाँ से ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा हमले के 1 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का दावा किया गया। मुझे लगता है कि दोनों ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं युद्ध रुकवा कर रहूंगा। ट्रंप ने सीज फायर को लेकर 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सभी को बधाई, इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे में 12 दिन के युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं ईरान और इजराइल दोनों ही देशों को बधाई देता हूं कि 12 दिन का युद्ध समाप्त करने के लिए उनके पास साहस, सहनशक्ति और बुद्धिमत्ता है, क्योंकि ये ऐसा युद्ध था जो कई सालों तक चल सकता था और पूरे मिडिल ईस्ट को भी तबाह कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी और ना ही आगे होगा। अब सवाल यह है कि कतर पर हमले के बाद सीजफायर की भूमिका बनी कैसे? ईरान की तरफ से दावा किया गया कि कतर पर बमबारी के बाद अमेरिका सीजफायर को मजबूर हुआ। عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال हालांकि खबर यह है कि इस सीजफायर में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बड़ी भूमिका निभाई है। कतर के पीएम ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित सीजफायर के लिए ईरान को राजी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कतर के अमीर से संपर्क करते हुए उनसे इजराइल ईरान में मध्यस्थता करने के लिए उनकी ओर से कहा था। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से संपर्क साधा और प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए उनकी सहमति हासिल की। ईरान ने कहा कि आगे कोई हमला नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से ईरान पर सैन्य कार्रवाई न करने की बात कही। अमेरिका ने ईरान से परमाणु वार्ता फिर शुरू करने के लिए कहा। सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में नेतन्याहू भी सीज फायर के लिए सहमत हो गए। राजनीतिक क्षेत्र के निर्देश के बाद आज सुबह युद्ध विराम लागू हो गया। आज सुबह ये कहा जा सकता है कि आईडीएफ ने ऑपरेशन राइजिंग लायन में परिभाषित सभी उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा किया है। अब सवाल यह है कि 12 दिन बाद अगर ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया तो इस संघर्ष में कौन हारा है और कौन जीता है? सवाल यह है कि कल तक जो अमेरिका ईरान को करारा सबक सिखाने की बात कह रहा था, वो अचानक सीज फायर कराने कैसे आ गया? क्या अमेरिका और ईरान में कोई सीक्रेट डील हुई है? सीज फायर के बीच इस बात की भी सुगबुगाहट है कि अमेरिका और ईरान परमाणु समझौते पर बात कर सकते हैं। अगर ईरान परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर सहमत होता है तो इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे सकता है, जैसा जुलाई 2015 में वियना में हुए समझौते के तहत सहमति बनी थी। ये डील अगर होती है तो ये इजराइल के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 दिन की इस जंग में कौन जीता है तो कौन हारा? बारह दिन में इजराइल ने ईरान पर दिन रात अटैक किया। ईरान ने भी इजराइल को करारा जवाब दिया। दो देशों की इस जंग में अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए बॉम्बर उड़ाए। लेकिन सवाल है कि 12 दिन की जंग में किसे क्या मिला? 12 दिन की जंग में क्या सब जीत गए? सीज फायर के बाद क्यों अमेरिका, इजराइल और ईरान खुद को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं? ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच बारूदी बवंडर थम गया है, सीज फायर लागू हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से चल रहा युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। जंग अपनी अपनी जीत के दावे की। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए क्रेडिट ले रहा है
तो इजराइल का मानना है कि उसने अपने सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो वहीं ईरान का दावा यह है कि उसने अपने दुश्मनों को करारा सबक सिखाया है। इजराइल ईरान जंग, क्या अमेरिका जीत गया? जंग इजराइल और ईरान के बीच थी, लेकिन इसमें अमेरिका ने भी ईरान पर बारूद बरसाया। सीज फायर को अपना फेवरेट वर्ड बना चुके ट्रंप ने यहाँ भी खुद को शांति दूत की तरह पेश किया। अब अमेरिका इसे अपनी जीत की तरह ही दिखा रहा है। ट्रंप अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इजराइल ईरान में सीज फायर कराया है। इस सीज फायर से ट्रंप की घरेलू और वैश्विक छवि को मजबूती मिल सकती है। अमेरिका ने एक दिन जंग में उतरकर दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी अमेरिका ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहता था, उसे अमेरिका ने पूरा कर लिया। अमेरिका कहता है कि देखिए भाई, मैं भी नहीं चाहता कि ईरान बॉम्ब बनाए, हमने अपना लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब सब मिल के जो इजराइल और ईरान है, अब आप समझौता करिए, एक सीज फायर करिए, पीस डील करिए। ये अमेरिका की पोजीशन है। 12 दिन की जंग, क्या इजराइल जीत गया? ट्रंप ने इस जंग में नेतन्याहू को पूरा समर्थन दिया। नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने कुछ मिनटों में ही अपने बॉम्बर्स से ईरान में तबाही मचा दी थी। सीज फायर के बाद इजराइल भी कह रहा है कि ईरान को हराने में हम सफल रहे। अब इजराइल के लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि 12 दिन की जंग में इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। जंग में इजराइल ने ईरान की आर्मी चीफ समेत कई कमांडरों को मार गिराया। इजराइल के हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इजराइल चाहता था कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकाने तबाह हों, और ऐसा हुआ भी। 12 दिन की जंग, क्या ईरान जीत गया? इस जंग में ईरान एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ा, यानी इजराइल के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। बीती रात उसने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर ये बता दिया कि दुश्मन कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, ईरान जवाब देगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को भारी भरकम नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बता दिया है कि ईरान झुकने वाला देश नहीं है। ईरान ने सीज फायर के बाद कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, यानी सीज फायर होते ही खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन फिर बढ़ाई है। ईरान ने जिस तरह से आक्रमण किया, उससे अमेरिका और इजराइल का ईरान को कमजोर समझना उनकी भारी गलती साबित हुई। इजराइल का मुकाबला किया, लेकिन बहुत ठुका है, बहुत कमज़ोर हो गया है। ईरान कहता है हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया। सबक सिखाना एक कभी लक्ष्य नहीं होता है। सीज फायर के बाद जंग तो थम गई है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी? क्योंकि इजराइल और ईरान अब भी मिसाइलें ताने खड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच हुए सीज फायर पर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। लोगों का निष्कर्ष, उनकी बातों का निष्कर्ष यह है कि ईरान इजराइल युद्ध ने दुनिया को बता दिया कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश नहीं है। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला होते ही अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इजराइल के दावे भी इस युद्ध में हवा हवाई हो गए। ईरान ने 12 दिन में बता दिया कि किस तरीके से ये कमजोर पड़े हैं और इन्हें एक्सपोज कर दिया। तो ये इस खबर का सोशल मीडिया का रुख है। मिडिल ईस्ट की बारूदी जंग में तो सीज फायर हो गया, लेकिन हमारे देश में सदियों से चली आ रही जाति वाली जंग आखिर कब खत्म होगी? ईरान इजराइल संघर्ष में युद्ध विराम के बीच आज देश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप बीते 24 घंटों से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे। यूपी में इटावा के दानरपुर गांव में यादव जाति से आने वाले कथावाचकों की पिटाई की गई। आरोप है कि गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने इनकी जाति पूछी। यादव होने का पता चलने पर इनकी पिटाई की, इनका सिर मुंडवाया, कार के टायरों में इनसे हवा भरवाई और पैरों पर नाक तक रगड़वाई। दूसरी खबर यूपी के एटा से है, जहां दलित दूल्हे की बारात के दौरान राजपूत समाज के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। तीसरी खबर यूपी से बाहर उड़ीसा की है। वहां भी दलितों के साथ अत्याचार की घटना सामने आई। यहां गौ तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पीटा गया, उन्हें घास खिलाई गई। सोचकर भी घिन आती है कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं, जहां एक इंसान दूसरे को इंसान तक नहीं समझते, उसके साथ सिर्फ जाति के नाम पर जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। इन तीनों घटनाओं के बीच यूपी के इटावा में हुए कथावाचकों के क्रूर और घृणित अपमान ने नया मोड़ ले लिया है। इस घटना पर यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है।
इन्हें जो चीज़ याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है जिंदगी में तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। मणि मुकुट महाराज है जिनने कि अपनी चुटिया कटा के जाए यादव के नाम से तिवारी जी बने घूम रहे थे अग्निहोत्री, पता नहीं है कोई जो याद नहीं है। बेशर्मी देखिए कि एक इंसान के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, ऊपर से उसे अपनी जाति का दम्भ दिखा रहे हैं और उसकी हंसी भी उड़ा रहे हैं। बेबस इंसान के बाल काटे जा रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इनके मुंह से हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। कोई इन अनपढ़ों से पूछे कि क्या यादव होकर कथा करना गुनाह है? क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही भगवान का गुणगान करने या कथा करने का अधिकार है? ये देश प्रदेश कानून और संविधान से चलेगा या फिर भीड़ ही यहाँ सब कुछ तय करेगी? ये घटना यूपी में इटावा के दानरपुर गांव की है, जहां भागवत कथा सुनाने पहुंचे कथावाचकों के साथ ऐसी बदसलूकी की गई जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। कथावाचकों को पीटा गया, उनका सिर मुंडवाया गया, पैरों पर नाक रगड़वाई गई, कार के टायरों में हवा भरवाई गई। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? जब आप ये जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। इन लोगों का कसूर ये था कि ये जाति से यादव थे और कथा करने के लिए ब्राह्मणों के गांव में पहुंचे थे। बस जैसे ही गांव वालों को इनकी जाति का पता चला, उन्होंने इन्हें तालिबानी सजा दे डाली। यादव होने के नाते उन्होंने जो है मुझे मारा, बंदी बना लिया, 25,000 रुपए ले लिए और एक चेन थी सोने की वो ले ली। ये सब उन्होंने इसलिए किया, मैं यादव हूँ। कथावाचक मुकुट मणि सिंह यादव और संत सिंह यादव दोनों साथ मिलकर भागवत पाठ करते हैं। दोनों की इटावा के दानरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई थी। पहले दिन कलश पूजन के बाद भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने उनकी जाति पूछी। जैसे ही दोनों ने अपने आप को यादव समाज का बताया, गांव के लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सिर बनवाया, उन्होंने सिर काट दिया, बेनी हमारी काट दी, सब सामान रख लिया, हारमोनियम, ढोलक, तबला जो भी था हमारे पास। तो हमारा तो एक तरह का मर्डर हो गया, हमारे बच्चे और हम मतलब एक मरे के समान है। उन्होंने जात पर भड़काव के मारे तो उन्होंने ये किया काम, मारा कूटा मतलब। इसके बाद कथावाचक मुकुटमणि समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी दफ्तर गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और उनको वहाँ की महिलाओं के द्वारा पेशाब पिलाई गई, उनको मारा पीटा, उनको उनकी चांद घोंटी गई। ये संविधान के खिलाफ है और इसके लिए कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने अतुल, मनीष, पप्पू बाबा और डीलर पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सवाल ये है कि जातियों के नाम पर समाज को कब तक बांटा जाएगा? क्या यूपी में अब जाति के आधार पर लोगों का काम तय होगा? क्या यूपी में संविधान या कानून नहीं बल्कि भीड़ तय करेगी कि किसके साथ क्या सलूक करना है? ये सारे सवाल विपक्षी पार्टियां प्रदेश की योगी सरकार से पूछ रही हैं। क्योंकि कथावाचक जाति से यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं और उसके पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला का हिस्सा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है, योगी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने सभी पीड़ित कथावाचकों को लखनऊ में अपने मंच पर बुलाया, उन लोगों की आपबीती सुनी और उन्हें शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से ढोलक दी गई। इसके अलावा 51 हजार रुपए की मदद भी दी गई। अखिलेश यादव ने उनसे कुछ गाना बजाना भी सुना। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के ऊपर जाति के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, लेकिन यहाँ अगर सियासत को अपनी जगह छोड़ दें, क्योंकि नेताओं का काम ही है सियासत करना और वो सियासत करेंगे भी, तब भी ये घटना हमारे समाज को झकझोर कर रख देने वाली है। क्या आज इंसानियत से बड़ी जाति हो गई है? आप जानते हैं कि जाति के नाम पर देश में क्या क्या होता है? हम आपको बता देते हैं। कभी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है,
कभी दलित लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, कभी कोई दलित मंदिर में चला जाता है तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है, कभी यादव होने पर कथावाचकों को पीट दिया जाता है। क्या यादवों, दलितों और नीची जाति वालों को इस देश में जीने का हक नहीं? फिलहाल इस मसले पर यूपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेर रही है तो बीजेपी अखिलेश यादव की नीयत पर सवाल उठा रही है। इन्हें जो चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के लोग। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। दलित हो, पिछड़ा हो, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाया, आदिवासी बनाया, महिला बनाया, तो ये जनता इस बात को जानती है और कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा, यूपी में 0 टॉलरेंस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं की जाति पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, इस शासन को आप क्या कहेंगे? ये राम राज्य है क्या? नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी इस चीज को अप्रूव करते हैं? की समर्थन न तो भारतीय जनता पार्टी करती है, न हमारी सरकार ऐसे घटना करने वालों को बख्शने का काम करती है। अगर किसी ने भी श्रीमद् भागवत कथा कहने का, हर भगवान के भक्त का अधिकार है, अपना वो कह रहा है तो उसमें कोई बाधा डालने का किसी को नागरिक नैतिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। क्यों लोग जाति के नाम पर दूसरों के साथ अत्याचार करने से बाज नहीं आते? ऐसे लोगों से हम कुछ सवाल पूछते हैं। क्या यूपी में अब जाति के आधार पर लोगों का काम तय किया जाएगा? क्या यूपी में काबिलियत नहीं बल्कि जाति से किसी की योग्यता तय होगी? क्या यूपी में सिर्फ ऊंची जाति के लोगों की ही कथा करने का अधिकार है? ये कौन लोग हैं जो भगवान को भी जाति में बांटने से बाज नहीं आ रहे? इस बीच यादव कथावाचकों की पिटाई को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव करने का नैरेटिव खड़ा कर रही है। इस बीच ओडिशा के गंजाम जिले से आई खबर तो बेहद हैरान करने वाली है। यहाँ दलित युवकों की पिटाई की गई, उन्हें जमीन पर लिटाकर जानवर की तरह घास खाने के लिए मजबूर किया गया। यही नहीं, आरोप है कि उन्हें नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर किया गया। गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनके साथ यह अत्याचार हुआ। इस घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उनकी ओर से लिखा गया है कि ओडिशा में 2 दलित युवकों को घुटनों पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की है और एक्स पर लिखा है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। यूपी में कथावाचकों की पिटाई वाली खबर सोशल मीडिया पर किस तरह ट्रेंड कर रही है, ये देखने के लिए खबर पर सोशल मीडिया की बात रखने का वक्त है। तो सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों की राय का जो निष्कर्ष निकल रहा है उसके मुताबिक लोग कह रहे हैं कि कोई यादव या दलित मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री बन सकता है लेकिन कथावाचक नहीं। समाज को यादव दलित का कथा करना स्वीकार नहीं है लेकिन दक्षिणा लेना स्वीकार है। ये घटनाएं समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करती हैं। तो इस खबर का सोशल मीडिया ओपिनियन था जो आपके सामने। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. खबर आपको दे दे कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जंग के 12वें दिन सीज फायर पर सहमति बन गई। सीज फायर का तो ऐलान हो गया है, लेकिन क्या ये सीज फायर मुकम्मल है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इजराइल ईरान पर आरोप लगा रहा है। इजराइल कह रहा है कि सीज फायर के ऐलान के बाद भी 5 मिसाइल अटैक अब तक हम पर कर दिए गए। फिर इजराइल को एक सेटबैक होगा क्योंकि इजराइल
अभी तक यही चाहता है कि रेजीम चेंज, सत्ता पलट हो ईरान में। आज सुबह से अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी पीठ थपथपाने से रुक नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वो सीज फायर के सिकंदर हैं, लेकिन नहीं, सीज फायर का सिकंदर अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका से कोई सीधी टक्कर ले सकता है तो वो ईरान है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर सीधा अटैक किया था और उसके बाद से चर्चा हो रही थी कि क्या ईरान अमेरिका से इंतकाम लेगा। सवाल का जवाब देने में ईरान ने ज्यादा देर नहीं लगाई और पहली बार सीधे अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल दाग दी। दुनिया घबरा गई कि अब तो युद्ध भयानक होगा, क्योंकि ईरान ने बता दिया था कि वो ना तो पीछे हटेगा और ना ही सरेंडर करेगा। लेकिन सुबह होते होते ईरान और इजराइल के बीच ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। 12 दिन के युद्ध विराम की खबर आई थी और यकीन मानिए, इस युद्ध विराम का सिकंदर और कोई नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई बने हैं। आयतुल्ला काशानी ये फर्द मकतबी بود. برادران توجه، رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند. هیچ نیرویی نمیتواند ملت ما را تسلیم کند. مرگ بر امریکا. برادران و خواهران خواهش میکنم توجه بکنید. 40 साल पहले तारीख 15 मार्च 1985 जब ईरान की राजधानी तेहरान में जुमे की नमाज हो रही थी और अगुवाई ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्ला अली खामनेई कर रहे थे, उसी वक्त एक भयानक धमाका होता है। मरहूम आयतुल्ला काशानी ये फर्द मकतबी بود. برادران توجه، رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان. धमाके के बाद भी आयतुल्ला खामेनेई अपनी सिक्योरिटी के साथ मंच नहीं छोड़ते, बल्कि सामने मौजूद हजारों की भीड़ से कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत ईरान को झुका नहीं सकती। توجه کنید، همونطور که از شعارهای شما برادران عزیز هم کاملا فهمیده میشه، این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک مرگ بر امریکا. برادران و خواهران خواهش میکنم توجه بکنید. भीड़ नारे लगाती है और आयतुल्ला खामेनेई फिर से दोहराते हैं कि दुश्मन इतना कायर है कि नमाज की जगह को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा। چیزی بود که در بحبوحه جنگ این مردم عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار. जो आपने देखा और सुना वो अमेरिका के खिलाफ खामेनेई की 40 साल पहले वाली हुंकार थी और वक्त बीत गया। अमेरिका के कई राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन खामेनेई नहीं बदले। ईरान को इन्वेड करना जैसे इन्वेड हुआ था इराक में, ऐसा करने की अभी तक शक्ति किसी ने नहीं जुटाई है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने अपने को इस तरह से कैपेबल बनाया है। उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में जिस तरह से उनकी चीज़ें हैं और जैसा उनका लगाव है, बहुत बड़ा देश है ये, और 79 से ये करता आ रहा है। इसके पहले भी उसकी अपनी एक धमक थी। ईरान को हल्के में लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। छियासी साल के आयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ बता दिया कि बड़े से बड़ा हथियार हो या फिर ट्रंप का सबसे ताकतवर बम, ईरान सरेंडर करने वाला मुल्क नहीं है। اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. ईरान ने
इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके और बेंजामिन नेतन्याहू जो इस युद्ध में खुद को सबसे बड़ा बाजीगर साबित करना चाहते थे वो लूजर साबित हुए हैं। कैसे, वो देखिए। आप कहेंगे अब तो सीज फायर का ऐलान हो गया, तो फिर सायरन और मलबे की ये तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है? दरअसल ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये ईरान की सत्ता और उसके परमाणु कार्यक्रम को मिटाने की कसम खाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की हार का सबूत है। ये इजराइल के सीने पर लगी उन चोटों के निशान है जिसका दर्द ये मुल्क कई बरसों तक महसूस करेगा। Heading to Beersheba, the damage is very big. There are some people that died there. और इसकी सबसे बड़ी कराह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कलेजे से निकलेगी। दरअसल युद्ध तो इजराइल करीब 2 साल से लड़ रहा है। अलग अलग मोर्चों पर हमास से लेकर हूती और हिजबुल्लाह तक पर बम बरसा रहा है। लेकिन बताइए कि क्या कभी इजराइल के चमकते शहरों की ऐसी उजड़ी हुई तस्वीर सामने आई थी? इजराइल जो पहले ही युद्ध लड़कर खाली हो चुका है। अक्टूबर 2023 में इजराइल ने गाजा के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और साल 2024 के आखिर तक इजराइल इस युद्ध में 5.58 लाख करोड़ फूंक चुका है। इजराइल के आर्थिक विकास में युद्ध एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। अकेले 2024 में युद्ध की वजह से इजराइल में 60,000 कंपनियां बंद हो गई थी। लेकिन बेंजामिन ने गाजा के बाद ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया और उसके परमाणु कार्यक्रम को मिटाने की कसम खाई। लेकिन 12 दिन के इस युद्ध को पीछे मुड़कर देखेंगे तो ज्यादा खोने वाला मुल्क इजराइल है। बेंजामिन जिन्हें आक्रामक और निर्णायक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. 46 साल की उम्र में इजराइल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि वो कड़े और जोखिम भरे फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटते। אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ऐसा ही फैसला नेतन्याहू ने 13 जून को लिया था जब ईरान पर अटैक किया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very... दरअसल नेतन्याहू को लग रहा था कि अमेरिका अपना सबसे ताकतवर बम बरसाएगा तो ईरान लाइन पर आ जाएगा। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2B बॉम्बर से बमों की बारिश भी कर दी। तीन परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी ईरान ने अपने तेवर में नरमी नहीं दिखाई और बता दिया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से भी कभी पीछे नहीं हटेगा। 12 दिन के युद्ध में ये बात निश्चित हो गई है कि ईरान काफी ताकतवर देश है। इसको अंडर एस्टिमेट किया गया था। हमलों के बाद भी जिस प्रकार से लगातार वो मिसाइल के द्वारा हमले करते रहे, रॉकेट्स के द्वारा हमले करते रहे और इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाने में सफल रहे और युद्ध जारी रखा, वो दिखाता है कि उनके अंदर डेप्थ है। सीनियर कमांडर्स मारे गए, फिर भी लड़ाई जारी रही
उनके मिसाइल साइट डिस्ट्रॉय किए, लेकिन इतनी ज़्यादा मिसाइल थी फिर भी करते रहे। तो ये तो बात निश्चित है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है वो ईरान था, और यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते थे कि वो एक परमाणु शक्ति बने। सीज फायर के ऐलान के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार बयान देने सामने आए तो उन्होंने कई बार ये बात दोहराई कि उन्हें इजराइल का रवैया पसंद नहीं आ रहा है। But in all fairness, Israel unloaded a lot. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. I think they both violated it. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. ये पहली बार था जब ईरान ने सीधे अमेरिका पर हमला किया था और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागी। और अब ये तस्वीर देखिए जो बता रही है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जीत के हर लम्हे को जीने में कितना यकीन रखता है। जैसे ही ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया, वहां लोग जश्न मनाने लगे मानो युद्ध ही जीत गए हों। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ईरान और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट का यह सिलसिला 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से शुरू हुआ था। इसके पहले तो ईरान के शाह को अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का मेहमान बनाते थे। अमेरिका और ईरान की दोस्ती का ये दौर उस वक्त शुरू हुआ था जब ईरान के तेल और उसके संसाधनों पर ब्रिटेन का कब्जा था और अमेरिका को ईरान एक भरोसेमंद विदेशी ताकत के तौर पर देख रहा था। संबंध कितने मजबूत थे, इसे समझने के लिए हम आपको साल 1962 की एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरें करीब 63 साल पहले की हैं, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ईरान के शाह और उनकी पत्नी को व्हाइट हाउस में डिनर का न्योता दिया था। दरअसल 1950 के दशक तक ईरान के पहलवी वंश के शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी बन गए थे। ईरान और अमेरिका के संबंध इतने दोस्ताना थे कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु संयंत्र और तकनीक की सहायता तक दी थी। अमेरिका ने रिएक्टर से लेकर यूरेनियम तक की सप्लाई ईरान को दी थी। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के अपने हित थे जो ईरान के तेल पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की फिराक में थे। बदले में ईरान के शाह परमाणु तकनीक की डील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये समीकरण वर्ष 1951 से बदलने शुरू हो गए। उन्नीस में मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्रधानमंत्री बने थे। सत्ता में आते ही मोसादेक ने ब्रिटिश तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, या यूं कहें कि ईरान के तेल पर ब्रिटेन का सीधा कंट्रोल खत्म कर दिया। और ये बात ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मुल्कों को रास नहीं आई थी। और फिर 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर ईरान की मोसादेक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वापस ईरान की सत्ता में लाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में पहलवी को समझौते पर दस्तखत करने पड़े, जिसके मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तेल कंपनियों को अगले 25 साल के लिए ईरान की सरकारी तेल कंपनियों का 40% हिस्सा मिल गया। और फिर आया साल 1972। तेहरान की सड़कों पर अमेरिका के झंडे लहरा रहे थे, क्योंकि 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ईरान के दौरे पर आए थे। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों की सुरक्षा के लिए ईरान से मदद मांग रहे थे, ताकि रूस के सहयोगी देश इराक का विरोध किया जा सके। बदले में निक्सन ने ईरान से कहा कि वो किसी भी तरह का कोई भी गैर परमाणु हथियार ले सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान की सरकार के रिश्ते मजबूत हो रहे थे, दूसरी तरफ मुल्क में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से लोगों में गहरी नाराजगी थी।
धार्मिक गुटों ने इस आधुनिकीकरण के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और फिर ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई। ये वो वक्त था जब ईरान के शाह को देश छोड़ना पड़ा और 14 साल बाद इस्लामिक क्रांति के अगुवा आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी हुई। अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने बिगड़े कि अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। इस घटना के बाद 1980 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध टूट गए थे और अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पहले भी अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और कई दशकों बाद भी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है, जब आमने सामने की जंग में भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया और सीज फायर का ऐलान खुद ट्रंप ने किया। तो भारत की बात पे फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।